अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्राइट स्किल डे बाय डे आप लोगों के लिए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सीरीज़ लेके आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन एल्गोरिदम आपकी प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग है उनको कैसे रैंक करता है। उनमें जो फैक्टर्स हैं वो है टोटल ये 7। तो अगर आप आज के लेक्चर को कम्प्लीटली देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अमेज़ॉन पे ऊपर काम करने वाले टॉप रेटेड सेलर में आप अपने आप को शुमार करेंगे। तो आपने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में भी लिस्टिंग कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, कुछ हो चुकी हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग है, उसके बाद शिपमेंट प्लान क्रिएशन है, उसके बाद आज हम आपको पीपीसी कैंपेन लॉन्च करने का तरीका भी बता देते हैं। चलिए आइए अभी हम आपको पीपीसी कैंपेन जो है उसके ऊपर थोड़ा बता दें कि कैसे ये ऑपरेट होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको अमेज़ॉन एल्गोरिदम जिन जिन फैक्टर्स को मलहूज़े खातर रखता है, जिन जिन फैक्टर्स को बेस बनाता है आपकी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग में, वो बुलेट्स पॉइंट्स में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। फिर हम पहले पीपीसी कैंपेन लॉन्च करना सीखेंगे, इसके बाद ये पॉइंट्स देखें। नंबर 1 जो एल्गोरिदम अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो इसके ऊपर बेस कर रहा है वो है पीपीसी, पे पर क्लिक। ये है अमेज़ॉन की ट्रैफिक को अपने स्टोर में लेके आना। तो अमेज़ॉन आपके ऊपर चार्ज करता है। तो ये सारा तरीका अगर हम देखते हैं अगली वीडियो में। उसके बाद नंबर 2 सेल्स हिस्ट्री है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हिस्ट्री कंसिस्टेंट सेल है वो कैसे आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करती है। अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम A9 और A10 है, A9 पुराने वाला है और जब उसने कुछ अपडेट्स की हैं वो A10 में है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत गौर से देखिएगा और समझिएगा। और नंबर 3 पे आपकी ऑर्गेनिक सेल है। आपने ऑर्गेनिक सेल अपने स्टोर में कैसे बिल्ड करनी है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ये जो फैक्टर है इसको अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपकी रैंकिंग, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद नंबर 4 है सेलर अथॉरिटी। ये सेलर की अथॉरिटी में आप कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स में ये समझा रहा हूँ अभी। और नंबर 4 इम्प्रेशंस हैं। और उसके बाद CTR क्लिक थ्रू रेट है और इंटरनल सेल है नंबर 7। उसमें नेक्स्ट सब जो पॉइंट्स हैं उसमें कन्वर्जन रेट है और आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक मींस जो आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले अभी आइए सिस्टम पे मैं आपको पीपीसी कैंपेन लॉन्च करना बताता हूँ, किस तरह से आप सिस्टम में पीपीसी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जी, सबसे पहले आपने सेलर सेंटर लॉगिन कर लेना है और वहाँ से एडवर्टाइजिंग पे जाके कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूज़ योर कैंपेन टाइप। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की कैंपेन्स हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले। क्योंकि आपका जेनेरिक ब्रांड है, आपका वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे कंटिन्यू करके इसको आगे चले जाएंगे। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं और स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जिनके अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्टर में ब्रांड रजिस्टर्ड है वहाँ ये ऑप्शन उनके लिए है। ठीक है, तो आपने कंटिन्यू किया तो ये आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, एक है मैनुअल टारगेटिंग। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या कहते हैं कि आप अमेज़ॉन के एल्गोरिदम को अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो सूटेबल ट्रैफिक है, जो सर्च वर्ड्स के थ्रू आ रही है, अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग में उसको डाइवर्ट करेगी। ये है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। और मैनुअल में क्या करते हैं कि मैनुअल में आप खुद से डिसाइड करते हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। मतलब आप वो कीवर्ड ऐड कर देंगे, उनकी बिडिंग साथ होगी, ये जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप अपने कीवर्ड्स जो एग्जैक्ट मैच है इसमें, और इसमें फ्रेज़ है
और इसमें आपका है तीसरे नंबर पे ब्रॉड मैच। तो आपने एग्जैक्ट ब्रॉड और फ्रेज़ में जो फ्रेज़ मैच है उसको आपने प्रेफर करना है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आपकी जितनी कैटलॉग में प्रोडक्ट्स होंगी वो इधर आ जाएंगी। तो आपने जो जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पीपीसी में लॉन्च करनी हो उनको ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट जो है इसके ऑटोमेटिक टारगेटिंग में इसकी जो बिड है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं, बिड आपने यहाँ पे डिसाइड करने के बाद आपके पास है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग जिनके थ्रू हमें कन्वर्जन नहीं मिल रही होती। आगे कैंपेन में बिडिंग स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है। इसमें डायनामिक नंबर 1 है ऊपर वाली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, मतलब कि जब अमेज़ॉन को एल्गोरिथम को महसूस होगा कि आपकी जो कन्वर्जन है वो बहुत चांसेस है कि कन्वर्जन होने वाली, तो आपकी बिडिंग हाई कर देता है। अगर कम चांसेस हो तो वो लो कर देता है। तो इसमें आपने ये थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने का कैंपेन का नेम रख लेना है। फिर आपने इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट डिसाइड कर लेनी है। और उसके बाद आपने एक डेली बजट, आप $5 लगाना चाहते हैं, 10 लगाना चाहते हैं, जितना बजट आप चाह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। एक जो आपकी लिस्टिंग है उसमें आप $10 अगर लगा लेते हैं, $10 लगाने के बाद आप सिंपल जो है लॉन्च कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप देंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है जी गाइस, जैसा कि आपने सिस्टम पे देख लिया है कि अमेज़ॉन पर आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पीपीसी रन करने के लिए कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये आपने कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियो में देख ली है। और हमने कुछ कोशिश की है कि आपको वो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएं। जैसे आपको है ACOS, जैसा कि ACOS है, ACOS स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है इसमें आपका CPC, कॉस्ट पर क्लिक। देन है आपका इसमें तीसरा फैक्टर है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत गौर से देखना है। जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है इसमें, जैसे मैंने आपको ये शुरू किया सिस्टम पे दिखाई चीज़ें, अभी हम आपको 1 बाय 1 ये मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये सारा अमेज़ॉन के एल्गोरिथम का हिस्सा है। तो प्लीज़ इन फैक्टर्स को अगर आप स्टडी कर जाते हैं, अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं और अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके पास अमेज़ॉन USA है, अमेज़ॉन कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, कोई भी है, आपको अमेज़ॉन के ऊपर टॉप रेटेड सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा अगर आप ये चीज़ें कर जाते हैं। तो आपकी ये प्रोडक्ट को अमेज़ॉन एल्गोरिथम जिन जिन पॉइंट्स पर बेस कर रहा है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं। तो उनमें नंबर 1 पे आता है PPC, पे पर क्लिक। ये अमेज़ॉन का अपना इंटरनल सिस्टम है सेल्स को बूस्ट करने के लिए। आप एज अ सेलर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है हमने कैसे उसको शुरू किया है। तो ये असल में है क्या, जो कस्टमर्स अमेज़ॉन पर हैं, अमेज़ॉन पर आके प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, अमेज़ॉन की वो ट्रैफिक जो हमसे रेलेवेंट है, हमने उसको अपने स्टोर में डाइवर्ट करना है कि वो जो कस्टमर हैं वो हमारी प्रोडक्ट को सेल मतलब परचेज़ करें। तो टू ब्रिंग अमेज़ॉन ट्रैफिक टू योर स्टोर टू इंक्रीज सेल, दिस इज़ PPC। ये पेड होती है। इसका एक एक कीवर्ड जो है जब आप देखेंगे, आपने पिछली वीडियो में भी देख लिया और मज़ीद हम आपको बता रहे हैं कि हर कीवर्ड की एक उसका रेट होता है, उसकी जो है आप कह सकते हैं उसके ऊपर कि उसकी एक कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो वक्त के साथ साथ उसको बिड्स कहते हैं। तो वो बिड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है। जैसे कि हम ऑटोमेटिक में जब हम करते हैं क्लिक, तो वो ऑटोमेटिक के ऊपर क्या करता है कि वो जब सिस्टम रिकग्नाइज करता है कि कस्टमर जो है मोर लाइकली कि ये परचेज़ करेगा, तो वो आपकी बिड को हायर कर देता है ताकि आप उस बिड को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे देने के लिए रेडी हैं।
तो उसके ऊपर कन्वर्जन होने के चांसेस है। तो उस वक्त पर आपने सेटिंग की हुई है कि अमेज़ॉन का एल्गोरिथम आपकी बिड को हाई कर दे, तो वहाँ पे हायर बिड लगती है। तो हायर बिड के ऊपर आपको वो कस्टमर जो बाय बॉक्स है वो आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको सेल मिल जाती है। ये एक्चुअली अमेज़ॉन का सिस्टम है। तो अमेज़ॉन ने भी तो एटलीस्ट उसमें से आपको पैसे जो है ना, उसने कॉस्ट जो है वो इसी तरह आपको चार्ज करनी है, ताकि वो अपने जो ट्रैफिक है वो आपको दे, लेकिन उससे कुछ ना कुछ पैसा भी अर्न करे। तो उसमें आपने जिन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा वो है ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ये निकालते कैसे हैं जनाब? एड स्पेंड, मतलब हमारा पैसा जितना एड के ऊपर लगा है, ठीक है, जितना हमने एडवर्टाइजिंग पे पैसा PPC के थ्रू लगाया है, उसके अगेंस्ट हमें जितनी सेल आई है, उस सेल से हम उसको अगर डिवाइड कर देते हैं और टाइम 100 कर देते हैं, तो हमें वो परसेंटेज में मिल जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है। ये आप जितनी बेस्ट ट्राई करें कि जितना, ये देखिए, ये एड स्पेंड कम होगा, एड स्पेंड जितना कम होगा, सेल जितनी ज़्यादा होगी और उतनी परसेंटेज कम आएगी। मतलब अगर जितनी परसेंटेज कम में रहेगा तो ये ACOS आपका उतना ही आपकी फेवर में है। तो ये 20%, 18%, 15%, 10% इस तरह से अगर रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। अगर ये बढ़ता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने बिड्स की अमाउंट जो आप जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जो अमेज़ॉन बिड्स सजेस्ट कर रहा था, आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ उसको अपडेट करते रहना। इसलिए इस सिस्टम को आप जो जब लॉन्च कर देते हैं तो आपने हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसके रिज़ल्ट्स को देखते रहना होता है। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपको कन्वर्जन मिल रही है, आपने उनकी बिड्स को मैच करते रहना है, और जो सजेस्ट कर रहा है अमेज़न, और जिनके ऊपर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, आप उनकी बिड्स को लो भी कर सकते हैं और उनको नेगेटिव कीवर्ड्स है उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वो आपको चार्ज ना पड़े उसके ऊपर। आगे है CPC मीन्स ये है कॉस्ट पर क्लिक। भाई इसको हम कैसे निकालते हैं? ये है ऐड का जितना हमारा पैसा लगा है ऐड स्पेंड के ऊपर PPC पे, उसको टोटल क्लिक्स के, क्योंकि आप यहाँ पे रिज़ल्ट भी देख रहे होंगे साथ साथ स्क्रीन के ऊपर आपको मैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ दिखाई जाए कि ये किस तरह वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं कि क्लिक्स जो है वो कितने, हर जो आपने PPC कैंपेन का जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट कितनी क्लिक्स आ रहे हैं। तो अगर हम जितनी ऐड हमारी स्पेंड हुआ है, जितना पैसा, अगर हम उसके टोटल क्लिक्स से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका CPC निकल आएगा, एक फैक्टर निकल आएगा। तो इसका मतलब है ऐड स्पेंड टोटल क्लिक्स। तो भाई ऐड स्पेंड अगर कम होगा, क्लिक्स ज़्यादा होंगे, तो ये रेट क्या आएगा? जब ऐड स्पेंड आपका फॉर एग्जांपल 100 है, क्लिक 1000 है, तो 100/1000 0.1। तो कहने का मतलब है आपको ऐड स्पेंड जितना हो उसके ऊपर क्लिक्स जितने ज़्यादा आएंगे, आपका ये फैक्टर उतना कम आएगा। जितना ये कम होगा उतना CPC बेहतर होता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो PPC कैंपेन में जिसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा वो है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एड स्पेंड के ऊपर हमें रिटर्न क्या मिला है भाई, उसको हमने निकालते कैसे हैं? टोटल सेल्स है डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंड है। ये उल्टा है, इसका कन्वर्स है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड, जितनी आपको सेल आई है उसको अपने टोटल स्पेंड एड स्पेंड से डिवाइड कर दें, तो जो फैक्टर आएगा वो आपका ROAS है। अगर सेल ज़्यादा होंगी, एड स्पेंड कम होगा, तो ये फैक्टर ज़्यादा आएगा। तो ये फैक्टर हमेशा कोशिश करनी है कि ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये 2, 3, 4 इस तरह से नहीं, ये कोशिश करें ये 5 हो, ये 6 हो, 7 हो, 8 हो। ये इफ़ यू आर डूइंग बेस्ट, ये आपका रिज़ल्ट ज़ाहिर करेगा, क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा होंगी, स्पेंड कम होगा, तो ये फैक्टर ज़्यादा आएगा। तो हमें ये ज़्यादा इस फैक्टर को बढ़ाना है। तो ये आई होप कि आपको ये PPC कैंपेन, क्योंकि ये अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम 9 है, A9 और A10, A9 पहले पुराने वाला था और प्लस A10 है जो उसने रिवाइज़ किया, अपडेट किए हैं। तो ये दोनों का पार्ट है, ये A9 का भी है और A10 का भी है, ये PPC कैंपेन। आई होप कि आपको ये PPC कैंपेन की आप कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल समझ आ चुकी है। अभी नेक्स्ट हमारा है नंबर 2 पे सेल्स हिस्ट्री।
भाई अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपको प्रोडक्ट्स को रैंक करता है। दूसरा फैक्टर क्या कंसिडर करता है? सेल्स हिस्ट्री। अगर तो आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स कंसिस्टेंट है, मीन के हर महीने कुछ ना कुछ बिकता है, उसका बात समझ रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ बिकता है, प्रोडक्ट बिकती है, आपकी सेल कंसिस्टेंट है, तो भाई आपको प्रोडक्ट की रैंकिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अमेज़ॉन एल्गोरिदम जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा कि इस सेलर की सेल्स जो हैं, सेल्स हिस्ट्री बता रही है कि इसकी प्रोडक्ट्स डे बाय डे बिकती रहती है। तो भाई ये सेल्स हिस्ट्री जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्टोर में जितनी वेरिएशन ऐड की होंगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाई होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस है कि बिकेंगी। तो जब बिकेगी ज़्यादा तो आपकी सेल्स हिस्ट्री ज़्यादा बिल्ड होगी। तो इसलिए कोशिश करें आप 1 2 3 4 प्रोडक्ट पे ऊपर काम ना करें प्लीज़। आप अमेज़ॉन पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, एडसे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई है, आपका कोई भी किसी का शॉपिफाई का स्टोर भी है, किसी का भी हो, किसी वेबसाइट को देख लें, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, इसके ऊपर चले जाएं, दराज के ऊपर चले जाएं, एक सेलर 1 2 3 4 प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहा। तो भाई आपको स्टोर बिल्ड करना है तो स्टोर के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपको अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर एक सेलर एटलीस्ट कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई 1000 में, कोई 10 हज़ार में भी काम कर रहे, तो आप एटलीस्ट 100 200 से एटलीस्ट अपने स्टोर में इस तरह की वेरिएशन लेके आएँ, ताकि आपकी सेल्स रुके ना, आपकी सेल्स हिस्ट्री बिल्ड होती रहे। ये सेल्स हिस्ट्री जो है ये आपको अमेज़ॉन एल्गोरिदम बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्ट्स में रैंक करने में। ये A9 और 10 ए दोनों का है, एल्गोरिदम A9 और 10 का दोनों का पार्ट है। तो इसलिए आपको अपनी सेल्स हिस्ट्री बिल्ड करनी है, जितनी जल्दी हो सकता है आपको अपनी सेल्स को लेके आना है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होंगी, अगर डेली बेस पे एक प्रोडक्ट 5 यूनिट्स बिकते हैं, तो अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं तो मीन्स कि आपके पास 500 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं। तो ये आप इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप बीइंग अ बिजनेसमैन यू नो बेटर, आप ज़्यादा बेहतर जानते होते हैं। तो आपने अपने बड़े तरीके के साथ, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ इन चीज़ों को लेके चलना है अपनी सेल्स हिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सेल्स। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में जो तीसरा फैक्टर है उसको भी बहुत बेस बनाता है कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स हों। ऑर्गेनिक सेल है क्या? ऑर्गेनिक सेल्स किस तरह होंगी भाई? ऑर्गेनिक सेल्स ऐसी सेल जैसे अमेज़ॉन पर कोई कस्टमर आया है, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लाइक आप स्पून सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं? स्पून। तो अगर स्पून सर्च करते हैं तो रिज़ल्ट में बहुत सारे स्पून्स ओपन हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2 3 4 बार के बाद कोई ना कोई आप प्रोडक्ट खोलेंगे और बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। अगर तो इस तरह से कस्टमर आता है, सर्च करता है अमेज़ॉन के ऊपर उसकी सर्च बार में, और प्रोडक्ट सामने उसके 2 3 4 रिज़ल्ट में एक आपकी प्रोडक्ट भी आ जाती है। जब आपकी प्रोडक्ट भी आ गई तो वो बाय नाउ पे क्लिक करके वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है। तो ये जो ऑर्डर उसने किया है, ये जो सेल है, ये आप उसको काउंट करेंगे ऑर्गेनिक सेल। अब ऑर्गेनिक सेल को बढ़ाना है हमें, तभी तो जाके इसने अमेज़ॉन एल्गोरिथम ने हमें हेल्प आउट करना है हमारी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमें ऑर्गेनिक सेल्स लाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बीइंग अ सेलर। तो भाई लिस्टिंग विद A+ कंटेंट। अगर तो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है तो पहले नंबर पे तो आई A+ कंटेंट उसका आपने बनाया होगा। प्रॉपर रिसर्च वर्क के बाद आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कितना वर्क होता है, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर उसके टाइटल्स, उसके बुलेट्स पॉइंट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कस्टमर की जो सर्च टर्म्स हैं और कीवर्ड्स हैं वो ऐप ऐड करते हैं। फिर जाके उसके जो इमेजेस हैं आप बहुत सारा उसके ऊपर वर्क करते हैं। आप उसके ऊपर वीडियो कॉम्प्रीहेंसिव, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी वीडियो बनाते हैं इस प्रोडक्ट की, आप उसके फीचर्स दिखाते हैं। जैसा कि फ़िज़िकली कोई कस्टमर आपकी शॉप में आ जाए तो हम उसको सारी की सारी उसके फीचर्स बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इस मटेरियल से बनी है, इस फैक्ट्री में बनी है, ये इसके ऊपर मतलब हमने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है और इसके ऊपर इसके ये बेनिफिट्स हैं आपको लाइफ में, ये चीज़ें। तो ये जो सारा कुछ है, जब आप फिज़िकली कस्टमर को जब आपकी शॉप में आता है फिज़िकली शॉप में, तो भाई उस वक्त तो आप बताते हैं, लेकिन अब हम बताना नहीं, अब हमें डिस्प्ले करना है वो सारी क्योंकि कस्टमर ने आपके स्टोर में इंटरनेट के थ्रू आना है, जैसा हम कन्वर्जन में पढ़ चुके हैं।
तो इसलिए आपको बेस्ट कंटेंट रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, ताकि कस्टमर वहाँ से अपना इरादा बना ले कि वो आपसे ही परचेज़ करे। तो जब आपसे परचेज़ करेगा तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गेनिक सेल होगी। तो इसलिए हमें अपनी ऑर्गेनिक सेल बढ़ाने के लिए A+ कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना। हम A+ कंटेंट पे ऊपर आपको अलहदा से वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड होगी। फिर उसमें आपने अगर इन टाइम शिप करते हैं, शिपमेंट आप लेट नहीं करते, तो ये भी आपकी ऑर्गेनिक सेल में हेल्प आउट करेगा। फिर आप वैलेट ट्रैकिंग के साथ चलाते हैं कि जो भी ऑर्डर आता है आप उसको शिप करते हैं थ्रू वैलेट ट्रैकिंग, तो भाई ये भी आपको हेल्प करेगा। फिर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस विदिन 24 आवर। भाई कस्टमर आपके साथ उसको कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट उसको रिसीव हुई है या नहीं हुई, तो वो आपसे एक मैसेज करता है, तो आप उस कोई मैसेज को विदिन 24 आवर रिप्लाई करते हैं और पोलाइटली करते हैं, उससे कोऑपरेट करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक सेल जनरेट करने में हेल्प आउट करेंगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपको इसके ऊपर अमेज़न एल्गोरिथम जो है आपका, अगर रिस्पॉन्स 24 आवर्स से लेस है तो भाई आपको ये फेवर देगा। अगर आपका रिस्पांस टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये पुअर कस्टमर सर्विस में काउंट हो। वैलेट ट्रैकिंग अगर कम होगा तो 95 से जैसे ही कम होता है ये भी हमें प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए लेट शिपमेंट हमें नहीं करनी। लेट शिपमेंट करेंगे तो वो भी आपके ऊपर 4% से नीचे होगा, तो वो भी फ़र्क पड़ेगा। इन चीज़ों की वजह से अगर आप इन परफॉर्मेंस को रखते हैं कायम, तो फिर आप ऑर्गेनिक सेल ले सकते हैं। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक सेल लेने के लिए आपको इन पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जनाब कि अमेज़न एल्गोरिथम आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने के लिए जो चौथी कैटेगरी है, चौथा फैक्टर है, वो है सेलर अथॉरिटी। ये सेलर अथॉरिटी यही समझ लें कि एक सेलर कितना के ऑथेंटिक है, कितना मुस्तनिद है, कितना के रिलायबल है। तो उस सेलर की रिलायबिलिटी कहाँ से अमेज़न सर्च आउट करता है, ये वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो भाई इसमें आप कंप्लीट, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो यू विल बी द बेस्ट सेलर ऑन अमेज़न। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आप अमेज़न एल्गोरिथम को समझ लेते हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ा ये एसेट है फॉर लाइफ फॉर यू। आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे उसका एल्गोरिथम इसी तरह से वर्क कर रहा होगा। सेलर अथॉरिटी, आप कितने ऑथेंटिक हैं, सेलर कितना का ऑथेंटिक है। भाई जब आप आईडी क्रिएशन करते हैं तो भाई आपने प्रॉपर मालूमात देनी है, अपना प्रॉपर अकाउंट में कोई भी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, आपका रिटर्न एड्रेस है, आपका इमरजेंसी फ़ोन नंबर है, कोई अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, कुछ भी जो भी वो रिक्वायर कर रहा है आपने प्रॉपर दे देना है। उसके बाद आपने लिस्टिंग राइट इन्फॉर्मेशन के साथ करनी है। आपने कैटेगरी, जो आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, आपने उसको प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करना। जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको अमेज़न आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि ये नहीं आप लिस्ट कर सकते, तो आपने उसको रॉन्गली किसी और कैटेगरी में जाके लिस्ट नहीं करना इससे, और आपने उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर राइट इन्फॉर्मेशन देंगे और राइट लिस्टिंग करेंगे विद राइट इन्फॉर्मेशन, किसी का ब्रांड की इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे, किसी के इमेजेस की कॉपी नहीं करेंगे, किसी के जो ब्रांड है उसको कॉपी नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज का आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट देंगे, तो आपकी जो सेलर अथॉरिटी है वो बढ़ेगी। जब सेलर अथॉरिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, तो अमेज़न एल्गोरिथम आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में हेल्प आउट करेगा आपका। नेक्स्ट इन टाइम शिपमेंट है। ये इन टाइम शिपमेंट अगर आप करते हैं, इसमें लेट शिपमेंट से आप बचते हैं और आप प्री कैंसिलेशन, प्री फुलफिलमेंट ऑर्डर कैंसिलेशन से आप बचते हैं। देखिए ऑर्डर आता है आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, एफबीएम की सूरत में भाई आपने उसको कैंसिल कर दिया। ये कैंसिलेशन आपकी रेपुटेशन, आपकी अथॉरिटी को नीचे ले जाएगी, सेलर की अथॉरिटी को नीचे ले जाएगी। हमें कैंसिलेशन, प्री फुलफिलमेंट ऑर्डर कैंसिलेशन से अवॉइड करना है, बचना है। फिर हमें शिपमेंट करनी है तो लेट शिपमेंट से हमें बचना है। तो ये अगर लेट शिपमेंट है तो किसकी वजह से हो रही है, सेलर की वजह से हो रही है, तो सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो सेलर की अथॉरिटी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। जब एफबीएम में तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, तो जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही सेलर की अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इसलिए आपकी अथॉरिटी इन चीज़ों के ऊपर जो आपकी तरफ से जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप बेस्ट सेलर में
जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। सेलर अथॉरिटी आपकी इम्प्रूव होगी, अमेज़ॉन का एल्गोरिथम सिस्टम आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपकी रैंकिंग ऊपर लेके जाएगा। फिर आपने जितना ऑर्डर शिप करना है उसको वैलिड ट्रैकिंग के साथ करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शॉट दिखाया जा रहा है यहाँ पे डिलीवरी परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें दिखानी होती हैं। डिलीवरी परफॉर्मेंस में लेट डिस्पैच से अपने बचना है, उसका आपने टारगेट 4% है, उससे लेस रहना है आपने। उसके बाद आपके पास है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, वो 2.5% से बढ़ना नहीं चाहिए। फिर आपके पास है वैलिड ट्रैकिंग रेट, वो 95% होना चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारियाँ FBM की सूरत में ये सेलर के ऊपर आती हैं। अभी आपको पता है कि अमेज़ॉन जिस कंट्री में मौजूद है, जहाँ पे उसके फुलफिलमेंट सेंटर है, वहाँ पे वो सेलर फुलफिलमेंट ऑर्डर भी देता है, प्राइम सेलर फुलफिलमेंट ऑर्डर्स। कि अमेज़ॉन कहता है सेलर को कि आप अपनी प्रोडक्ट्स अपने पास रखें, जब आपको ऑर्डर आए तो आप हमारे कैरियर के थ्रू शिप कर दें, तो हम आपकी लिस्टिंग पे प्राइम लोगो लगा देंगे। तो तब भी ये चीज़ें सारी की सारी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इन चीज़ों को किसने देखना है? ये सेलर ने देखना है। तो प्लीज़ वैलिड ट्रैकिंग जो सर्विस है, जो रेट जो है, उसको आपने मेंटेन रखना है। जैसा कि आपको स्क्रीन शेयर कर दी गई स्क्रीनशॉट, उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं। इसमें फुलफिल्ड बाय सेलर, उसमें कौन कौन सी, और अमेज़ॉन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको आप मलहूज़े खाता रखेंगे, जिनको आप अपनी चीज़ों में कंसिडर करेंगे। वो है, जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो भैया आपने सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास कंप्लेंट प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर बता रहा है। जब आप प्रोडक्ट जो लिस्ट करते हैं, जो बताते हैं, अगर कस्टमर को उस तरह की चीज़ मिलती है तो कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा। अगर उस तरह की नहीं है, उसे काउंटरफीट है, तो भाई वो कंप्लेन करेगा अमेज़ॉन को, वो रेटिंग करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये प्लीज़ आप देखिएगा जब भी आप लिस्टिंग खोलते हैं। जैसे ये स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी आपके साथ, तो देख रहे होंगे कि अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट जब डिस्प्ले पे आती है तो रिव्यूज़ के साथ वो फ़ीचर रेटिंग भी आती है। तो फ़ीचर रेटिंग में वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, ये आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी मतलब हाउ इजी टू यूज़ है, ड्यूरेबिलिटीज़ के बारे में और लॉन्ग टर्म यूज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे बुलेट्स पॉइंट में बता रहे होते हैं, अमेज़ॉन दूसरी तरफ से कस्टमर से उसकी रेटिंग भी ले रहा होता है। तो आपने प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेंट्स, इसके बारे में आपने प्रोडक्ट न्यू लगाई है लेकिन आप कुछ इस तरह की प्रोडक्ट भेज देते हैं जो न्यू जैसी नहीं है, तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। आपने इनसे भी बचना है। नेक्स्ट है आपका ये जो फैक्टर है, ये आपकी सेलर अथॉरिटी को डिक्रीज़ करेगा। अगर आप अच्छा करेंगे, प्रोडक्ट अच्छी भेजेंगे, कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा, तो भाई आपकी रेटिंग, आपकी अथॉरिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज़। अगर प्रोडक्ट फूड से रिलेटेड है, लाइक कोई इस तरह का है, जैसे कोई आपकी फूड कलर्स हो सकते हैं, या कुछ आपके स्पाइसेस हो सकते हैं, तो इनमें कोई एक्सपायरी का इशू है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स भी होती हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप इन टाइम चीज़ों को आप डिलीवर करते हैं जो कि कस्टमर की तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक है, तो आपको ये इशू नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो ये सेलर अथॉरिटी को हिट करेंगे। आगे है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि आप लिस्टिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि मैं रॉन्ग कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट ना करूं, और सेकेंडली आप किसी का ब्रांड ना बेचें, किसी के ब्रांड की कॉपी ना करें, और जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उनको आप लिस्ट ना करें। तो लिस्टिंग वायलेशन की पॉलिसीज़ आप पढ़ सकते हैं डिटेल में बहुत सारी, लेकिन आपने इन चीज़ों पे गौर रखनी है। ये सेलर अथॉरिटी को अफेक्ट करती हैं। अगर सेलर अथॉरिटी इफेक्ट होगी तो आपकी रैंकिंग भी अफेक्ट होगी। आगे है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। वैसे कि आप कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन ने रोका हुआ है कि इन प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते, तो वो आप लिस्टिंग लैदा से आप देख सकते हैं अमेज़ॉन कौन कौन सी प्रोडक्ट को आप नहीं मतलब रिकमेंड करता कि आप नहीं बेच सकते, तो आप उनको नहीं बेचेंगे। फिर है कि कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन। आप प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन रिव्यूज़ रॉन्ग लेते हैं, किसी से
मतलब फ़ोन करके या किसी तरह से मैनिपुलेट करके 2 नंबर तरीके से आप रिव्यू बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो अमेज़ॉन एल्गोरिथम उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है। अगर आएगा तो आपकी ये अथॉरिटी पे अफेक्ट करेगा। सेलर की अथेंटिसिटी, सेलर की जो रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो मैटर करती है इन चीज़ों के ऊपर। अदर पॉलिसी वायलेशन भी कुछ हो सकती हैं, तो प्लीज़ आपने इन चीज़ों को बहुत गौर से देखना है। अदर पॉलिसी वायलेशन में इस तरह से भी हो सकता है, कस्टमर का ऑर्डर आता है, उसके ऊपर उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल है, अगर आप उसके फ़ोन नंबर और उसका ईमेल को मिसयूज़ करते हैं, दैट इज़ अदर, ये पॉलिसी वायलेशन में भी आता है। तो आप अगर इन चीज़ों को करेंगे तो ये कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ये सेलर के यहाँ एंड पे हो रही है, सेलर की अथॉरिटी स्टेक पर है। तो आपने डिसीजन लेना है कि मैंने कौन कौन सी जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको मैंने 100% फुलफ़िल करना है। अब आपकी ज़िम्मेदारियों को 100% फुलफ़िल करेंगे तो आप समझ लें आपकी अथॉरिटी, सेलर अथॉरिटी बहुत आला होगी। अगर बहुत आला होगी तो एल्गोरिदम अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में बहुत हेल्प आउट करेगा। इसके साथ है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस विदिन 24 आवर। जैसा कि अगर आप सेलर हो, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर्स, तो जैसे ऑर्डर आता है, कस्टमर को कोई कंप्लेन आती है, वो आपसे रब्ता करता है, उसको डैमेज है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, कुछ भी मैटर्स हैं, तो भाई आपने उसको रिजॉल्व करना है। अगर आप उसके बेस्ट इंटरेस्ट में रिजॉल्व करते हैं तो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस की रेटिंग मिलेगी। तो आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तो ये आपकी सेलर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सेलर ऑथेंटिक है, आपकी जो सेलर की रेटिंग है, जहाँ पे कस्टमर आके नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, न्यूट्रल भी दे सकता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा तो अच्छी रेटिंग मिलेगी। इसलिए अपनी रेटिंग को ऊपर रखने के लिए आपको बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर जाके आपकी सेलर अथॉरिटी बढ़ेगी। सेलर अथॉरिटी आपकी इम्पैक्ट करेगी आपकी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग में। ऑर्डर डिफेक्ट रेट है जिसमें नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक और A to Z क्लेम और चार्ज बैक क्लेम ये आएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट, कि जिसके ऊपर सेलर की रेटिंग दिखाई जा रही है। आपको 30 डेज़, 90 डेज़ और लाइफ टाइम में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसे अमेज़ॉन एल्गोरिथम एक सेलर की रेटिंग लास्ट 30 डेज़, 90 डेज़, 12 मंथ्स और लाइफ टाइम में कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, कितना न्यूट्रल उसकी रेटिंग है वो चेक कर। तो कोशिश करें कि आपने अपनी रेटिंग को इन फैक्टर्स से आपने इम्प्रूव करना है। जो अमेज़ॉन आपको सजेस्ट कर रहा है आपने उसके मुताबिक चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सेलर अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी होगी। सेलर अथॉरिटी अच्छी होगी तो अमेज़ॉन एल्गोरिथम आपको हेल्प आउट करेगा आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में। उसके बाद आपका इसमें है A to Z क्लेम और चार्ज बैक। A to Z क्लेम क्या है और चार्ज बैक क्लेम्स क्या है? सिंपल, जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए तो वो अमेज़ॉन का जो सिस्टम है A to Z चार्ज बैक प्रोग्राम, उसके थ्रू अगर आपको वो कंप्लेन फॉरवर्ड करता है, A to चार्ज क्लेम करता है, तो उसको हम A to Z गारंटी क्लेम्स कहते हैं, ठीक है। और जो चार्ज बैक क्लेम है वो ऐसे है उसने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, बैंक का कार्ड यूज़ किया या उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, गिफ्ट कार्ड की यूज़ किया, या किसी थर्ड पार्टी जैसे आपके पास पेपाल है, आपके पास स्ट्रिंग है, ट्रांसफरवाइस है, या आपके पास दूसरी कोई और साइट भी हो सकती है, पेनियर हो सकता है, जिसके थ्रू आपने पेमेंट की, तो वो कस्टमर उस थर्ड पार्टी को कंप्लेन करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर इस तरह से कोई क्लेम आता है तो वो कहलाता है चार्ज बैक क्लेम। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अकाउंट की हेल्थ है और पॉलिसी कंप्लायंस है, जैसा कि सारी डिटेल आपको बता दी गई है। तो प्लीज़ एक सेलर की जब FBM फुलफिल बाय मर्चेंट करता है उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर उस ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल करता है तो सेलर अथॉरिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। ये सेलर अथॉरिटी अच्छी होगी तो आप अमेज़ॉन एल्गोरिथम के साथ बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने में। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को FBA करते हैं, क्योंकि FBA में आपकी इन चीज़ों से बहुत सारी जो चीज़ें लिस्टिंग तो आप करेंगे, प्रोडक्ट उधर भेजेंगे, इसके बाद आपको शिपमेंट के बाद के मैटर सारे वो अमेज़ॉन देखता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी अमेज़ॉन ले लेता है, फिर वो ज़िम्मेदारी आप पे ऊपर नहीं रहती, आपकी सेलर अथॉरिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाले फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये नंबर 4 वाला जो फैक्टर है, जो अमेज़ॉन एल्गोरिथम जिसके ऊपर आपकी बेस पे डिसीजन लेता है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ चुकी है। और नंबर 4 के बाद नंबर 5 है। नंबर 5 क्या है? इम्प्रेशंस के ये एक एग्ज़ाम्पल ले लें
ऐसे है कि जैसे आप किसी शहर में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं किसी मार्केट में, तो मार्केट में आप डिफरेंट लोगों को आउटलेट देखते हैं। तो जो आउटलेट लगे होते हैं उनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो चार्मिंग होती हैं, जो बहुत कस्टमर को अट्रैक्टिव करने वाली होती हैं, वो उन्होंने फ्रंट पे लगाई होती हैं। तो शीशे के उनके शो केस होते हैं या उनके आउटलेट में, तो शो केस जो शीशे वाला शो केस है उसके अंदर वो प्रोडक्ट लगाई होती ताकि बाहर से गुजरने वाला कस्टमर है उसको वो चीज़ देखे, वो उससे अट्रैक्ट होने के बाद वो शॉप में आए तो फिर अपना वो मतलब आके देखेगा दूसरी प्रोडक्ट्स भी, तो चांसेस है कि वो परचेज़ करें। तो जो वॉकिंग कस्टमर उस शॉप में प्रोडक्ट को देख रहा है लेकिन ख़रीदने की नीयत से नहीं, वैसे ही देख रहा है, तो वो देखना उसका क्या कहला रहा है, इम्प्रेशन है। तो भाई जब आप सर्च में जब अमेज़ोन पे वो सर्च करते हैं, मैंने एक एग्जांपल दी है स्पून्स, तो स्पून्स ओपन खुल जाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट भी उसमें आ रही है तीसरे चौथे पाँचवें छठे रिज़ल्ट पे, तो कस्टमर ने स्क्रॉल डाउन कर दिया है लेकिन आपकी प्रोडक्ट के ऊपर उसने क्लिक नहीं किया, आज आपको इम्प्रेशन मिलेगा लेकिन आपको नेक्स्ट और कुछ नहीं, सिर्फ इम्प्रेशन मिल गया है। तो इम्प्रेशन की डेफिनेशन आपको थोड़ा कोशिश की है कि आपको इम्प्रेशन की समझ आ जाए कि जब कस्टमर की सामने से प्रोडक्ट आपकी गुजरी है लेकिन कस्टमर ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, मतलब ना उसने क्लिक किया है ना आपका स्टोर विजिट किया है, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट सर्च में आई है, सर्च पेज पे जो रिज़ल्ट ओपन हुए सिर्फ उसने वो देखा है और उसके बाद उसने आगे नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन कर दिया है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी है वॉकिंग कस्टमर की, तो वो सिर्फ अपने आपके शो केस को देखता है, तो दैट इज़ अ इम्प्रेशन। तो अगर हमने अपने इम्प्रेशंस बढ़ाने हैं तो भाई हम क्या करें, क्योंकि इम्प्रेशंस की बिना पे अमेज़ॉन एल्गोरिथम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि इम्प्रेशन जितने ज़्यादा होंगे आपकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो इम्प्रेशन बेहतर कैसे होंगे, कितना ज़्यादा इम्प्रेशंस कैसे आएंगे, जितनी दफ़ा हमारी प्रोडक्ट सर्च में आएगी इम्प्रेशन उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है हमें अपनी प्रोडक्ट्स जो है राइट कैटेगरी में रखनी है। कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च पे कर रहा है, मैंने जैसे एग्जांपल दी स्पून्स, तो स्पून सर्च कर रहा है तो आपकी प्रोडक्ट अगर स्पून है तो वो स्पून में ही आने चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल लिस्टिंग कर दिया उसको किसी और, मतलब उसने क्लोथिंग में कर दिया आगे, तो आपको इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है आपको उसकी होम एंड किचन जो कैटेगरी उसमें उसको आना चाहिए था, आपने क्लोथिंग में लगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपने हमेशा जब भी जो भी प्रोडक्ट है उसकी राइट कैटेगरी में उसको रखना है। नंबर 1, अगर इम्प्रेशन ज़्यादा लेने हैं, इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे तो आपकी रैंकिंग ज़्यादा होगी, अमेज़ॉन एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, कीवर्ड्स। भाई जो सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स को कस्टमर बेस्ट सर्च टर्म्स भी कह देते हैं। कीवर्ड्स भी है, सर्च टर्म्स भी हो सकती हैं। आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइटल में, बुलेट्स पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, ये कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादा इसमें ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है जिनके ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग आपको इंशाल्लाह ब्राइट स्किल के प्लेटफॉर्म से ही मिल जाएगी, ऐसी प्रोडक्ट हंटिंग जिसको आप टूल्स के बगैर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो भी वीडियो मिल जाएगी। और इसमें कहने का मकसद ये है कि आप जितने अच्छे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, आप अपनी 100, एक एग्जांपल है कि आप 100 कीवर्ड्स शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जो जिनके सर्च वॉल्यूम जो है 10,000, 20,000, 50,000 है। तो आपके पास टाइटल और बुलेट्स पॉइंट्स में उनको ऐड करना है और डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। तो आपने स्टेप 1 जो आपका टाइटल है उसमें जो जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उनको टाइटल में ऐड करना है, ठीक है। और जो सेकंड लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 है, 100 में से अगर 20 बहुत अच्छे वॉल्यूम वाले तो वो आप उधर टाइटल में ऐड कर देंगे। बाकी जो 80 है अगर उसमें से 60 जो हैं वो ऐसे हैं जो मतलब उनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो आप उनको बुलेट्स पॉइंट पे लिख देंगे। और जो बाकी 20 रह गए हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो टाइटल वाले जो हैं वो ज़्यादा सर्च में आते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले वर्ड्स, कीवर्ड्स या सर्च टर्म्स टाइटल में ऐड करनी है, ताकि जब कस्टमर सर्च करे अमेज़ॉन के कैटलॉग में आके सर्च बार में, तो वो प्रोडक्ट आपकी सर्च इंजन में आए, उस
पहले पेज पे आए, जब पहले पेज पे आएगी तो आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे, दूसरे पेज पे आ जाएगी थोड़े इंप्रेशन कम होंगे, लेकिन हमें इंप्रेशन बढ़ाने हैं। बढ़ाने के लिए हमें राइट कैटेगरी और उसके राइट कीवर्ड्स, कस्टमर सर्च टर्म्स ये ऐड करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ें। नेक्स्ट जनाब हमारा है नंबर 6 CTR। ये है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब मैंने जैसे अभी एग्जांपल दी थी, मार्केट में बहुत सारे आउटलेट हैं, कस्टमर गुजर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जो बहुत चार्मिंग है वो लगी हुई हैं, आउटलेट को बाहर से लोग देख रहे हैं, दैट आर इम्प्रेशन। कोई देखकर अगर अंदर आ जाता है, शॉप के अंदर आ जाता है, तो वो विजिटर कहलाता है। तो इसी तरह ये समझ लें कि जब आपका ऑनलाइन किसी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट सर्च की तो सबसे पहले आपको इम्प्रेशन मिला। अब आगे है कि उसकी तरह की 10, 20, 50 प्रोडक्ट और भी तो खुली हुई है ना, आपकी अकेलों की तो नहीं है। उसी रेलिवेंट जो उसने सर्च किया था, बहुत सारे सेलर उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आपने बहुत अच्छा टाइटल लिया हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव उसकी मेन फ़ोटो लगाई हुई है, तो सबसे पहले सर्च में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, टाइटल नज़र आ रहा है और सर साथ में उसकी पिक्चर मेन नज़र आ रही है। अगर आपकी अच्छी पिक्चर है, अच्छा टाइटल है, तो आपको क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे सर्च कीवर्ड्स की वजह से और राइट कैटेगरी की वजह से, और ये आपके बढ़ाएगी इम्प्रेशंस। जब इम्प्रेशन ज़्यादा बढ़ाएगी तो मोर लाइकली कि फिर आपके विज़िटर भी ज़्यादा बढ़ें। तो फिर जब विज़िटर बढ़ेंगे तो अगर हम विज़िटर्स को नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन से डिवाइड कर दें तो ये आपका क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा। इसमें क्या मुश्किल है। आई होप कि आपको ये CTR क्लिक थ्रू रेट की समझ आ गई है कि बाहर से जितने कस्टमर गुजर रहे थे फिज़िकली, वो बाहर से देख रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 था, जो विज़िटर है वो 10 है, तो CTR कैसे निकालेंगे? 10 विज़िटर है, 10/100 कर देंगे। इसी तरह अगर आपकी लिस्टिंग में जब आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया जा रहा है अमेज़ॉन की सर्च बार में, या ये eBay है, अलीबाबा, एड्स से, वॉलमार्ट, शॉपिफाई या दराज है, तो उनका एल्गोरिथम भी इसी तरह वर्क कर रहा है, इसी को बेस है। तो आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि जब कस्टमर सर्च में प्रोडक्ट सर्च करेगा आपको इम्प्रेशंस मिलेंगे। अगर आपका CTR अच्छा लेना है तो भाई आपको विज़िटर लेने। जब विज़िटर कैसे आएंगे? अगर आपका अच्छा टाइटल लगा होगा, अच्छी फ़ोटोग्राफी लगी होगी, तो वो कस्टमर उसका विज़िट करेगा। जब विज़िट करेगा भाई, तो विज़िटर जितने विज़िटर आए हैं और जितने इंप्रेशन आए उनको डिवाइड कर दें तो आपको एक CTR निकल आएगा, क्लिक थ्रू रेट निकल आएगा। जितने विज़िटर, टोटल नंबर ऑफ़ विज़िटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस। तो ये एल्गोरिथम अमेज़ॉन A9 और A10 दोनों का पार्ट है। ये अमेज़ॉन एल्गोरिथम CTR, ये जितना देखिए विज़िटर जितने ज़्यादा होंगे उतना ये फिगर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा इम्प्रेशंस ज़्यादा विज़िटर। इसका मतलब हुआ कि अगर ज़्यादा इम्प्रेशंस आएंगे तो ज़्यादा विज़िटर आएंगे। इट मीन्स के विज़िटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेशंस। ये प्लीज़ इसको आप समझ, ये एक स्ट्रेट अवे थंब रूल है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना CTR कैलकुलेशन में। विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर डिवाइड बाय इम्प्रेशंस। नंबर 7 इंटरनल सेल्स। ये जो बड़ा मैटर करता है इसमें इंटरनल सेल्स। अब आपने देखा होगा ये जो अमेज़ॉन जिसने अभी इसको बहुत ज़्यादा अपडेट किया है वो है इंटरनल सेल्स को। आपने देखा होगा अक्सर जब कस्टमर विज़िट करता है, प्रोडक्ट सर्च की उसने, सर्च करने के बाद आपके स्टोर में आ गया है, अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं लेकिन आपकी वो दूसरी प्रोडक्ट को सर्च कर लेता है, एक प्रोडक्ट बाय करता है फिर दूसरी उसके साथ ही फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर होती हैं। अगर तो वो ऑटोमेटिकली ना तो वो सर्च से उसने उसको सर्च किया है, ना मतलब उसने किसी के एफिलिएशन मार्केटिंग से आया है, लेकिन सिर्फ वो स्टोर में आपके आया है और ऐसे ही वो प्रोडक्ट बिक गई है, उसको ऐड टू कार्ट कर लिया उसने, तो वो बॉट टू गैदर, फ्रीक्वेंटली बॉट टू गैदर जो है वो जो सेल है वो आपकी ये इंटरनल सेल में वो काउंट करता है। अगर इस तरह की सेल ज़्यादा हो रही हो तो आपका अमेज़ॉन का एल्गोरिथम आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा रैंक करता है। तो इसमें अगर हमने इसमें लिखते हैं कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या है? जब कस्टमर ने प्रोडक्ट सर्च की, आपके इंप्रेशंस आए, ज़्यादा इंप्रेशंस आए, ज़्यादा विजिटर आए, जितने विजिटर आए, विजिटर ने आके आपकी प्रोडक्ट को अगर बाय कर लिया है तो टोटल बाय जितने विजिटर आ चुके हैं
आपके स्टोर में आए 10 विज़िटर, 10 में से अगर उसने 2 ने ख़रीद लिया है, एक एग्जांपल है, 5 ने ख़रीद लिया है, तो भाई आपका कन्वर्जन रेट क्या हुआ? जितने लोगों ने बाय किया है टोटल नंबर ऑफ़ विज़िटर से उसको डिवाइड कर दें तो वो आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा। मींस नंबर ऑफ़ विज़िटर्स हु बाय योर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ विज़िटर्स, तो ये आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा। जितने लोगों ने ख़रीदा है टोटल नंबर ऑफ़ विज़िटर से डिवाइड कर दे तो ये आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा। उसके बाद है ये एक्सटर्नल ट्रैफ़िक। एक्सटर्नल ट्रैफ़िक अमेज़ॉन का अपना एक PPC कैंपेन सिस्टम, जैसा कि आपको पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डील करता है अमेज़ॉन के कस्टमर, जो अमेज़ॉन के कस्टमर सर्च कर रहे हैं उसको डाइवर्ट कर रहा है आपके स्टोर में। लेकिन एक्सटर्नल ट्रैफ़िक में आप एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प ले रहे हैं। आप किसी ऐसी साइट पे जाके, ऐसी वेबसाइट पे ऊपर पोस्टिंग कर लगा देते हैं जहाँ से कस्टमर आकर आपके स्टोर में विज़िट करते हैं, वहाँ से विज़िटर आएंगे तो नंबर ऑफ़ आपकी सेल्स के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, कन्वर्जन के ज़्यादा चांसेस हैं। भाई गूगल एडसन है, फेसबुक की ऐड है, इसको हम ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कह देते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू गूगल की जो ट्रैफ़िक है उसको डाइवर्ट करते हैं अपने अमेज़ॉन स्टोर में, या फेसबुक की है, आप एक्सटर्नल जो बाहर की ट्रैफ़िक है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो गूगल पे है, गूगल एडसन के थ्रू, फेसबुक के ऊपर है, या आपके पास इंस्टाग्राम है, या आपके पास ट्विटर है, अगर आप वहाँ से अमेज़ॉन की मार्केट से अलहदा हो, उससे बाहर कोई भी कस्टमर को आप अपने स्टोर में लाकर अपनी सेल को बूस्ट करते हैं तो ये एक्सटर्नल ट्रैफ़िक के थ्रू है। इसके थ्रू जब कस्टमर आपके स्टोर में आएगा तो आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे तो विज़िटर बढ़ेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी तो भाई आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। ये सारे हमने कोशिश बेस्ट की है। ब्राइट स्किल आपके लिए डे बाय डे बहुत एफर्ट कर रहा है, आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं, और वो मिल रही हैं जो आपको बेस्ट सेलर और अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेसफुल और ई-कॉमर्स बिज़नेस चलाने में, आपको सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाली हैं। ये आप प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत गौर से प्लीज़ देख लीजिएगा, और आई होप कि आपको जो अमेज़ॉन एल्गोरिथम आपकी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में जिन जिन फैक्टर्स को अपने सामने जिनको बेस बनाता है हमने बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये अमानत है आपके पास, प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंचें और आप अपने आप को एजुकेट करें और दूसरे तक इसको फ़ायदा पहुंचाएं और अपनी ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग बिज़नेस को बूस्ट अप करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।